नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण। दोस्तों, यह पुस्तक स्पेशली डिजाइन ही करी गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। दोस्तों, जो वीडियो आपके पास तक पहुंचा है उसमें हमने प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की चर्चा कर ली थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो और आपके लिए रिकॉर्ड किया था, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि बहुत मेहनत करने के बाद मैंने उसे रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारा कुछ करने के बाद जब देखा तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, जिसके कारण सारा मेहनत करने के बाद भी वीडियो में सारा कुछ हो रहा था। मैं पेन का यूज़ करता हूँ, पेन भी चल रहा था, सिर्फ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, पिछले वीडियो में मैंने जो क्लास पढ़ाई थी उसकी मार्किंग यहाँ पर है, पहले हम उसको हटा लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया अब तक सही तरीके से नहीं पहुंचा, उसमें हमने चर्चा करी थी उपग्रह की। यार, आखिर उपग्रह क्या होते हैं, एक ओवरव्यू भी आपको इसी बहाने मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने ही सारा कुछ साफ कर रहा हूँ। उपग्रह का इतिहास हमने जाना था दोस्तों बहुत ही विस्तार से, और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब मुझे वो सारा काम फिर से करना होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि जो चीज़ें मैंने आपको इसके पहले बताई थी, ज्यों का तो दोस्तों हर क्लास में नहीं होता। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। मैं कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं करता क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं। वीडियो के दरमियान ही जो दिमाग में आता है उस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। तो हो सकता है जो चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हों, जिसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, इसमें मैं कुछ अलग प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा, अलग एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो मार्किंग मेरे द्वारा करी गई थी उसको साफ कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। नई सीरीज तो दोस्तों अब शुरू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी और यूनिट को लेकर। यही सीरीज पहली प्राथमिकता है कि इसे सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पहले किसी भी तरीके से खत्म कर लें, ताकि आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ पाएं, साथ ही साथ इसको रिवाइज भी कर पाएं। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप इस पुस्तक को ले लें, वीडियो को देखें, फिर पुस्तक से रिवाइज करें। लेकिन यदि आपको वीडियो के माध्यम से सहूलियत होती है तो आप वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं। पुस्तक से रिवाइज करने से क्या होता है, अपना जल्दी रिवीजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 बार वीडियो देख लिया, अब एक पेज में 2-3 बिंदु ही ऐसे बचे जो आपके रिवाइज करने लायक हैं, तो आप पूरा वीडियो क्यों देखोगे। फिर आप सिर्फ उन 2-3 बिंदुओं को उस पुस्तक के पेज से पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। उसमें क्या होगा, आपके समय की बचत होगी। वीडियो में एक पेज देखेंगे आप तो 7-8 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं। खुद से रिवाइज करेंगे तो 10-20-30 सेकेंड में आप उन 2-3 बिंदुओं को पढ़ लेंगे जो आपने पहले से हाईलाइट करके रखे हैं। दोस्तों, मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि वीडियो को आप 3 बार देख लें, 4 बार देख लें। आपका समय आपको बचाना है तो 1-2 बार वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूं उसमें मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें, और इसके बाद फिर आप जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं तो पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। 2x पर वीडियो भी देख सकते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। कोई भी टीचर या वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आपको ऐसा कभी सजेशन नहीं देगा जिससे उसका नुकसान हो, लेकिन मैं अपने बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि आपका एग्जाम आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के बाद जो स्थिति हुई थी उसमें थोड़ी हताशा हुई थी, लेकिन फिर से शुरुआत करते हैं उपग्रह से। हमें यहीं से चर्चा शुरू करनी थी कि आखिर उपग्रह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, उपग्रह जो सैटेलाइट होती है वो कोई खगोलीय पिंड जैसे कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, या फिर मशीन हो सकती है। क्या ध्यान रखना है, उपग्रह खगोलीय पिंड भी हो सकते हैं, उपग्रह मशीन भी हो सकते हैं जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है, उपग्रह दोस्तों खगोलीय पिंड भी हो सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें दिखाई देते हैं, और हमारे द्वारा बनाई गई मशीनें भी हो सकती हैं, बशर्ते वे किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करते हों। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें
तो जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है, ये दोनों खगोलीय पिंड हैं। दोस्तों सूर्य एक तारा है, हम सभी जानते हैं। यदि हम बात करें, ये सूर्य है, इसे हम सूर्य मान लेते हैं, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो यदि सूर्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पृथ्वी उपग्रह की भांति कार्य कर रही है, और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह के रूप में काम कर रहा है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि उपग्रह कोई खगोलीय पिंड या मशीन भी हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि वे किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा कर रहे हों। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम इसे उपग्रह कह सकते हैं। उदाहरण की बात करें, यहां पर वही चीज लिखी हुई है सेम टू सेम, कि पृथ्वी को एक उपग्रह कह सकते हैं क्योंकि वह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरह चंद्रमा एक उपग्रह है क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी ग्रह है, सूर्य तारा है। इसके अलावा दोस्तों इंसानों द्वारा निर्मित बहुत सारी मशीनें जो कि किसी विशेष कार्य के लिए अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, वे भी उपग्रह कहलाती हैं। दोस्तों आर्यभट्ट क्या था, आप हमें बताएं। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, ये भी आप हमें बताएं। आर्यभट्ट किस प्रकार का उपग्रह है। ठीक, अभी तो हमने बात करी कि आखिर उपग्रह होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। यदि बात करें प्राकृतिक उपग्रह की, तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण हैं। ठीक, प्रकृति ने बनाए हुए, इंसानों ने नहीं बनाया, सीधा सा आप ध्यान रखें। आपने, हमने या हम जैसे किसी व्यक्ति वैज्ञानिक ने बनाया? नहीं बनाया। नहीं बनाया तो कैसे हो गए? प्राकृतिक हो गए, नेचुरल हो गए। ठीक, यदि हमने, हम जैसे किसी वैज्ञानिक ने, व्यक्ति ने बनाए हैं तो फिर कैसे हो गए? कृत्रिम हो गए, अर्थात मानव निर्मित हो गए। जैसे कि आर्यभट्ट, मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो यहीं पर लिखा भी मिल गया। पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब शायद मैंने आर्यभट्ट के अलावा कुछ और एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये तो ही बात कि आखिर उपग्रह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आर्यभट्ट के अलावा और भी एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कृत्रिम उपग्रह के। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारत में उपग्रहों का इतिहास कैसा रहा है, किस प्रकार से विकास हुआ है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहां पर? भारत में 1962 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका शुरुआत या उसका प्रारंभ कब से हुआ? 1962 से हुआ। भाई 1962 में ऐसा क्या हुआ था? तो 62 में ऐसा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। ध्यान रखें, शुरुआत हुई थी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की वर्ष 1962 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से। दोस्तों समिति का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु क्या कहता है? वर्ष 1963 में केरल के थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्या ध्यान रखना है? साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर। कौन सा सेंटर? साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर। कब बना? 1963 में बना। कहां बना? थुम्बा में बना। दोस्तों ध्यान रखें, थुम्बा केरल में है, कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर विद्यार्थी ऐसे नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना, किसकी स्थापना?
साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। शुरुआती दौर था तो बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार से साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना। अब दोस्तों 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइक एपाश प्रक्षेपित किया। ध्यान क्या रखना है इस नाम को, नाम क्या है? नाइक एपाश। ये क्या था? भारत का पहला रॉकेट था। कब लॉन्च हुआ? वर्ष 1963 में लॉन्च हुआ। सबसे पहले आप ईयर याद रखेंगे, फिर आप याद रखेंगे यदि मंथ याद हो गया तो नवंबर 1963। अंत में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए डेट की, ठीक है? क्योंकि मान लो आपने प्राथमिकता डेट को दे दी कि 21 को लॉन्च हुआ, तो भाई 21 क्या, नवंबर की 1963। कब का 21 नंबर है, तारीख है, समझ नहीं आता। यदि आप इतना भी याद रख लेंगे 21 नवंबर को लॉन्च हुआ नाई के पास, तो भी समझ नहीं आता कि 21 नवंबर कब का, 1963 का, 1863 का, 1947 का। तो सबसे पहले बात हम करेंगे या हम प्रयास करेंगे याद रखने का वर्ष को, फिर माह को, और फिर यदि हो सके तो हम तारीख के साथ डेट याद रखें पूरी, ठीक है? प्राथमिकता के आधार पर मैंने चीजें बताई, ठीक? तो भाई नाइक एपाश कब प्रक्षेपित हुआ? वर्ष 1963 में प्रक्षेपित हुआ, ठीक है? अब बात करते हैं हम 15 अगस्त 1969 की। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तिथि इस चैप्टर में, सबसे महत्वपूर्ण और एक ऐसी तिथि जो लगभग सभी विद्यार्थियों को याद होगी। यदि आप इसे ही भूल जाएंगे तो फिर आप अपने साथ सिलेक्शन पाने के लिहाज से सही नहीं कर रहे। ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कब बनी थी, आप सन बताएंगे। किसका सन बताना है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी, अभी ये भी बताएं। इस प्रकार से ही मैं आपको तुरंत रिवाइज कराऊंगा, ठीक? तो हुआ क्या, 15 अगस्त 1969 को इस समिति का कर दिया पुनर्गठन, ठीक? और पुनर्गठन करके क्या बनाया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं इसरो। चंद्रयान 3 लॉन्च किया है सफलतापूर्वक, जो कि हम सभी को गर्व का विषय है। अब जब चंद्रयान 3 की बात हुई है तो कुछ 2 4 5 महत्वपूर्ण बिंदु यदि आप जानते हैं उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप जरूर बताएं। दोस्तों एक बात और, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी 16वीं क्लास थी जिसमें आप लोगों ने काफी सारे प्रश्नों के जवाब दिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप अपनी भागीदारी मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में निरंतर बनाए रखेंगे। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से वीडियो बनाए जाए। और दोस्तों सपोर्ट तो आप अपना बनाए रखें, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमें हिम्मत मिलेगी। अभी भी दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर आप ऑफिस से आते होंगे 7-8 बजे, तभी बना दें। 6 बजे आते होंगे, जितने बजे भी आते होंगे, समय फिक्स नहीं होता, प्लस माइनस 1-2 घंटे चलते रहते हैं, ठीक? तो जल्दी बना दे दोस्तों, उस समय काफ़ी सारे काम होते हैं और थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो सोने के पहले मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बना दिया जाए, ठीक? तो थकावट के कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन आपके सपोर्ट की दरकार रहती है। यदि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो फिर एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और फिर वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता रहता है, ठीक? क्या क्या ध्यान रखना है? एक आपको तिथि याद रखनी है 1962, 1963, 1969। फिर हम बात करेंगे दोस्तों किस चीज की, कि अंतरिक्ष अनुसंधान को किस लिए स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। क्या किया दोस्तों 1972 में? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया। इन दोनों चीजों को याद रखें। मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में भी अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग के बारे में बताया था, लेकिन एक और तथ्य वहां पर था। वह तथ्य कौन सा है? पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको मालूम होगा, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं।
कि 1972 में आपको एक कौन सा बिंदु और ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों जो मैंने आपसे प्रश्न कहा था या किया था कमेंट सेक्शन में, आर्यभट्ट प्रथम, जो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष में कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 को, इसको आप ध्यान रखें, 19 अप्रैल 1975 को प्रयोग के तौर पर आर्यभट्ट नामक प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। जितनी महत्वपूर्ण डेट यह है 15 अगस्त 1969 है, उतनी ही महत्वपूर्ण डेट दोस्तों 19 अप्रैल 1975 है। इनको आप ध्यान रखें। ठीक, अब हमने चर्चा कर ली है भाई उपग्रह होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका इतिहास या विकास क्रम क्या रहा है, उसमें हमने 3-4 सन की चर्चा कर ली, 1962, 63, 69, 1972 और 1975, 5 सन हमने देखे। ठीक, इसके बाद अब हमें चर्चा करनी है कक्षा के प्रकार की, कि आखिर जो जिन कक्षाओं में उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले सफाई अभियान कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर पूरा पेज क्योंकि भरा हुआ है, आगे की चीजों के लिए आपके लिए समझाने के लिए स्पेस कम रहेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि यार कक्षाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 आधार पर हम बांटते हैं कक्षाओं को, ऊंचाई के आधार पर, कोण के आधार पर और कार्य के आधार पर। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड तो कर रहा हूं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं ये पता नहीं लगा पाता कि साथ में आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। अब जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूंगा, आपसे टाटा बाय बाय कर लूंगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा, उसके बाद मुझे पता लगता है कि आवाज आई या नहीं आई। तो अभी तो बस इस ही उम्मीद से कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रही होगी, इसमें आवाज भी आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों सेटअप वही है जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो को रिकॉर्ड किया था, उसी प्रकार से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। बस इसको रिकॉर्ड करने के पहले एक बार मैंने टेस्ट कर लिया था 20-30 सेकेंड इस प्रकार से बोल के कि आवाज रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो बस उसी उम्मीद में कि आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो का सदमा अभी तक गायब या गया नहीं है, अभी भी है। तो डर रहता है कि काश अब सब कुछ सही रहे और आवाज सब प्रॉपर चीजें होती रहे। कक्षा के प्रकार दोस्तों ऊंचाई, कोण और कार्य के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर चर्चा कर लेते हैं सब। और दोस्तों ऊंचाई के आधार पर कम ज्यादा, तो निम्न पृथ्वी की कक्षा, मध्यम पृथ्वी की कक्षा, उच्च कक्षा, ये ऊंचाई के आधार पर है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। निम्न पृथ्वी की कक्षा को दोस्तों हम LEO कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लो अर्थ ऑर्बिट। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या LEO लिखाकर प्रश्न ही पूछ लेंगे, तब आपको समझना है कि निम्न भू कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट की बात चल रही है। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है, सतह से बात करें तो यह कक्षा 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र में मिलेगी आपको। इसे हम कहते हैं निम्न पृथ्वी की कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। या यूं कहें कि पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम निम्न पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। उस रेंज में जो भी उपग्रह स्थापित किया जाएगा उसे यह माना जाएगा कि वह उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में, वो 90 से 180 मिनट होता है। जितने पास होगा उतना कम परिक्रमण काल होगा। तो यहाँ पर रेंज क्यों दी है? आप कहेंगे सर या तो 90 मिनट होता है या 80 होता है, नहीं 90 होता है या 100 होता है 120, कुछ एक फिक्स होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर रेंज दी गई है ना जो 90 से 180 मिनट, वो इस ऊंचाई के आधार पर दी गई है। ऊंचाई 200 किलोमीटर होगी तो हो सकता है 90 मिनट लगे, 600 होगी तो हो सकता है 110 मिनट लगे, 800 होगी तो हो सकता है 120 मिनट लगे, 2000 होगी तो 180 मिनट लगेंगे। तो उसके आधार पर लिखा गया है रेंज बनाकर। ठीक है, क्योंकि LEO की रेंज भी तो है 200 से 2000 किलोमीटर। इसी प्रकार से परिक्रमण काल की रेंज दे दी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों इस कक्षा में सुदूर संवेदी अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अब आप हमें बताएं दोस्तों सुदूर संवेदन क्या होता है? हो सकता पहले भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो जिन्होंने आंसर कर दिए थे वे दूसरे प्रश्नों के आंसर कर दें। प्रश्नों की वैरायटी तो बहुत मिलने वाली है आपको। मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आगे चलिए, मैं आपसे
दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज में पूछूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक, ये हमने चर्चा करी निम्न पृथ्वी की कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट LEO की 200 से 2000 किलोमीटर, 90 से 180 मिनट, सुदूर संवेदी उपग्रह। इन 3 बिंदुओं को याद रख लें, आपका काम सिलेक्शन में आसान हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं पृथ्वी की मध्यम कक्षा या मध्यम पृथ्वी की कक्षा की, जिसे हम कहते हैं MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। पहली जो निम्न अर्थ ऑर्बिट थी, लो अर्थ ऑर्बिट थी, वो कितनी थी? 200 से 2000 किलोमीटर। अब जो मध्यम होगी वो 2000 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच की क्षेत्र में होगी। ठीक, अब परिक्रमण काल इसमें लो से ज्यादा होगा, 6 से 8 घंटे। नेविगेशन हेतु प्रयुक्त उपग्रह हम इसमें स्थापित करते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। फिर बात करते हैं उच्च पृथ्वी की कक्षा की, जियो अर्थ ऑर्बिट GEO की। दोस्तों 36,000 किलोमीटर और उससे ऊपर के कक्षीय क्षेत्र को हम कहते हैं पृथ्वी की उच्च कक्षा या उच्च पृथ्वी की कक्षा या हाई अर्थ ऑर्बिट। कुछ भी आप समझें, समझ में चीजें आनी चाहिए। यहां उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। संचार हेतु प्रयुक्त उपग्रह यहां स्थापित करते हैं, जैसे इनसैट, GSAT। इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर जो कक्षाएं होती हैं उनकी। सबसे पहले बात करेंगे ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है। तो दोस्तों सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह निम्न भू कक्षा का एक उपग्रह है जो पृथ्वी से 500 से 1000 किलोमीटर की उससे नीचे की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, इस कक्षा में उपग्रह ध्रुव से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों ऊंचाई तो लो अर्थ ऑर्बिट की है। जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होंगे वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते होंगे। इसे हम ध्रुवीय कक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण परिक्रमा लगाती है। तो हो गई ध्रुवीय कक्षा, लेकिन आएगी किसमें? लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इस प्रकार का सैटेलाइट हमेशा एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान पर आ जाता है। उदाहरण भी लिखा है, अगर कोई सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह दिन के 12 बजे भोपाल से ऊपर से गुजरता है तो फिर अगले दिन वहीं से गुजर जाएगा। यहां उच्च वेधन क्षमता वाले कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें उदाहरण की, तो दोस्तों सुदूर संवेदन उपग्रह IRS का फुल फॉर्म बताएं। कार्टोसैट, ओसिनोसैट, मेगाट्रॉपिक्स, कल्पना आदि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह में आ जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित हैं। आपको बताना है जो इनको स्थापित किया गया है, स्थापित करने का उद्देश्य क्या है इन अलग अलग उपग्रहों को। ओसिनोसैट का क्या है, मेगाट्रॉपिक्स का क्या है, कार्टोसैट का क्या है ना, IRS का क्या है। IRS है क्या एक्चुअल में, आपको ये बताना है। ठीक, यहां पर सुदूर संवेदन उपग्रह की बात की जा रही है और उसके उदाहरण में दोस्तों ये सब लिखे, कार्टोसैट, ओसिनोसैट, मेगाट्रॉपिक्स आदि। इसको आप ध्यान रखें। आपको बताना है कि जो अलग अलग उपग्रह जिनके नाम मैंने लिए उनको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फिर बारी आती है भूस्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। दोस्तों पृथ्वी की उच्च कक्षा में चक्कर लगाने वाले ये उपग्रह भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की गति की दिशा में पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। ध्यान रख लें दिशा को। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है लगभग। दोस्तों जियो, जिसका फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उपग्रहों के फुटप्रिंट सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, लगभग 42% क्षेत्रफल अर्थात पूरे पृथ्वी पर सिग्नल प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 3 जियो सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। अधिकतम भी बोल सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम क्यों। फॉर एग्जाम्पल यह पृथ्वी है। अब एक जो जियो सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो 42% पृथ्वी के एरिया को कवर कर रही है, तो एक और होगा वो 42 को और कर देगा, तो कितना 84 हो गया। थोड़ा सा और बचा, तीसरा कर देगा। तो अधिकतम 3 उपग्रह आप लगा देंगे भूस्तर कक्षा में या भूतुल्यकालिक कक्षा में, तो वो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। उदाहरण है GSAT उपग्रह व इनसैट उपग्रह। किस प्रकार के उपग्रह हैं? भूस्तर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित
उपग्रह हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि अगर भू स्थिर कक्षा और तुल्यकालिक कक्षा में अंतर क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि भू स्थिर कक्षा क्या है और भू तुल्यकालिक कक्षा क्या है। इस बारे में आप हमें जरूर बताएं, ठीक। यदि आपको नहीं पता तो कमेंट में बताएं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भू स्थिर और भू तुल्यकालिक कक्षा, अक्सर विद्यार्थियों को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आपसे प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहा कि क्या आपको भी कंफ्यूजन है। यदि है तो अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, बस आपको डिमांड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर उपग्रह की। दोस्तों थोड़ा सा थकावट फील हो रही है, तो उतना प्रॉपर कम्युनिकेट मैं चीज़ों को या डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि काफ़ी सारा जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें होती है उस प्रकार से हो, है ना। फिलहाल मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि काफ़ी 2 दिन शायद हो चुके हैं, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को कवर कराऊँ, ताकि आप एग्जाम के पहले 1-2 बार इस यूनिट को रिवाइज भी कर पाऊँ। कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर दोस्तों मौसमी या मौसम संबंधी कार्य हेतु, संचार संबंधी कार्य हेतु वैज्ञानिकों के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह, नौवहन उपग्रह, ये हो गए अलग अलग कार्यों के आधार पर। फिर बात करें यदि मौसम संबंधी उपग्रह की, तो दोस्तों मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले उपग्रह को कहते हैं मौसम संबंधी। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है। इस प्रकार के उपग्रह ध्रुवीय परिक्रमा वाले भी हो सकते हैं और भूस्थितिक भी हो सकते हैं। उदाहरण इनसेट 3D। फिर संचार उपग्रह की बात करें तो एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार सिग्नल को प्रसारित और प्रवर्धित करता है। कौन? संचार उपग्रह। किसके माध्यम से? ट्रांसपोंडर के माध्यम से। दरअसल ट्रांसपोंडर उपग्रह में लगा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसे संचारित करता है। ध्यान रखें दोस्तों, ट्रांसपोंडर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव भी करेगा और संचारित या ट्रांसमिट भी करेगा, भेजेगा भी, प्राप्त करेगा, भेजेगा भी। यदि आपको ऐसे टेक्निकल टर्म के मतलब पता होते हैं तो कई बार बहुत बेसिक सा सवाल आ जाता है, बस हमें मतलब पता नहीं होता टर्म का तो हम गलत कर देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक। इसलिए हम चर्चा कर लेते हैं बार बार। दोस्तों संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविजन के अलावा टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक उपग्रह की। यहाँ भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह में जो हेल्प करे, इसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र, अंतरिक्ष विकिरण, ठीक है, पृथ्वी और उसके वायुमंडल, सूर्य या अन्य तारों, ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों से संबंधित घटनाओं पर डेटा प्राप्त किया जाता है। जरूरी शोध कार्यों में इनका हम उपयोग कर लेते हैं। हम मतलब वैज्ञानिक, वो तो इंसान ही है, तो इंसान उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण आदित्य L1। दोस्तों एक बात और, काफी लोग कहते हैं सर पुस्तक का PDF मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। दोस्तों मैं भी चाहता हूं, लेकिन मैंने पुस्तक के जो राइटर या पब्लिकेशन उनसे वीडियो के लिए परमिशन मांगी थी आपके लिए। आप खुद सोचिए, उनके भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। कोई बुक को या पुस्तक को पब्लिश करता है तो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जो उसका उद्देश्य होता है, विद्यार्थी हित तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। तो मैं नहीं चाहता जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ उसके माध्यम से भी उनको प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्यार्थी हित में परमिशन दी, क्योंकि मैंने विद्यार्थी हित में वीडियो बनाने के लिए परमिशन मांगी थी। लेकिन यदि PDF में शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा उनके लिए भी, ठीक। तो PDF मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। हालांकि मैं PDF बनाता हूँ वीडियो के लिए, चाहे कर भी मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद सोचा तो उसकी सही चीज नहीं है ना। उन्होंने इतना वैसे भी इतनी परमिशन दी कि आप वीडियो बनाएं आप सभी के लिए, है ना। तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपको भी उनके लिए धन्यवाद कहना चाहिए कि परमिशन दी उन्होंने, ठीक। और फिर मैं आपके लिए अपनी भाषा में चीजें समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो PDF का अरेंजमेंट तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। आप चाहे तो इंपॉर्टेंट चीज खुद से नोट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखें। यदि मैं अलग से कुछ नोट्स प्रिपेयर करता हूं या खुद से कंटेंट तैयार करता हूं तो मैं आपको 100% उसका PDF जरूर दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको YouTube पर कवर कराना है विदाउट एनी कॉस्ट। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, पूरे YouTube पर किसी ने कराया भी नहीं है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता है। आपने सपोर्ट दिखाया ही नहीं है तो फिर वो हिम्मत ही नहीं आती। और जब आपके पास समय इतना कम हो और इतना बड़ा सिलेबस है, मैं अकेले ही कवर कराऊंगा उसको,
एक बार तो सारा सिलेबस मेरी आवाज में और मेरे तरीके से कवर होगा। जब भी शुरू होगा बस सपोर्ट आपका चाहिए पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल आपको नहीं करा पाऊंगा मैं इसका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक। अब बात करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की। दोस्तों रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? बिना किसी भौतिक संपर्क में आए, अब किस चीज के बिना? किसी स्थान के, किसी वस्तु के बिना भौतिक संपर्क में आए, बिना उसको स्पर्श किए उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेना, उसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग। समझ में आ गई होंगी, यही इन 3 लाइनों में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कार्टोसैट। कार्टोसैट किस प्रकार का उपग्रह है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह या सैटेलाइट है, इसे आप ध्यान रखना। बस इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है और सिलेक्शन निश्चित कर लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता थोड़ी है, ठीक है। नौवहन उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट। दोस्तों रोज जरूरत पड़ने वाली जानकारी जैसे कि लाइव ट्रैफिक, डिस्टेंस मेजर, लाइव लोकेशन आदि उपलब्ध करवाकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं नौवहन उपग्रह। नाम तो सुना ही होगा, जीपीएस, गगन। रशिया, चाइना, अमेरिका में, अमेरिका का जीपीएस हम सभी जानते हैं, रसिया का जीपीएस, चाइना का जीपीएस आप हमें बताएं क्या नाम है इनका? ब्रिटेन का बता दें यदि बनाया हो उन्होंने तो, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि जीपीएस की बात करें, अमेरिका द्वारा संचालित एक वैश्विक नौवहन उपग्रह, जिस गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं वह जीपीएस पर आधारित है। भारत का गगन जीपीएस पर आधारित है, GAGAN। ये हमारे देश का जीपीएस है, हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बताना है इसका फुल फॉर्म, एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं, और पूछ ले तो आप याद करेंगे, सर ने कहा था फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। जिसको नहीं पता सर्च करके बताए, ठीक, और पता है तो सीधा डायरेक्ट लिख दें। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रक्षेपण यान एवं टेक्निक की, इससे आगे हम नहीं बढ़ते। अब चेक भी करना होता है कि अब आवाज आई, रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें साथ, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आवाज आपको थोड़ी सी आज लड़खड़ाती प्रतीत हुई होगी, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत कम है और एनर्जी डाउन हो जाती है। दिन भर आप जब काम करके मेहनत करके आते हैं तो थोड़ा सा हालत खराब हो जाती है, और वैसे भी मैंने आज आने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा ही घूम लिया है ना, तो थकावट ज़्यादा है। एडजस्ट करें, आप वीडियो को देखें, शेयर करें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।